बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और साथ में हमने इसमें स्टडी करना है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। चलिए उसको देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपली स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहाँ कहाँ? अवेलेबल शेल्स में, सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में। किसी भी एटम या आयन के अवेलेबल शेल, सब शेल या ऑर्बिटल्स हों और उनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को भर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इस केस में हमारे पास आगे हम फर्दर टाइप्स की तरफ चले जाते हैं कि जैसे सबसे पहले शेल होता है, फिर उसके अंदर सबशेल होता है और फिर होते हैं ऑर्बिटल्स। तो हम बारी बारी इन सब के अंदर, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिगरेशन की डेफिनेशन के साथ आपने कोई एक मिसाल लिख देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये मैंने कन्फिगरेशन लिख दी है सोडियम की। ठीक है, अब ये सारी डिटेल आगे दूंगा कि क्या कुछ कैसे आया। एग्जाम्पल के लिए किसी की भी लिख सकते हैं, किसी छोटे की लिख दें, हाइड्रोजन की लिख दें, आप हीलियम की लिख दें। मैंने आपको ये लिख के दिखा दी। ये 1 नंबर किस चीज को शो कर रहा है? हमारे पास शेल को, और एसपीडीएफ क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। ऑर्बिटल इसके अंदर नहीं लिखे, वो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। अच्छा, हम आगे पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो आपको पता है शेल नंबर हम कहां से डिनोट करते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से जाहिर होता था, और जब n इज इक्वल टू 1 होता था, वो हमारे पास कौन सा शेल होता था? k शेल होता था। और k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2n का स्केयर, उस फार्मूले से। फिर उसके बाद हमारे पास आता है n इज इक्वल टू 2, वो आता है हमारे पास l शेल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास आता है, इधर लाइन लिख लें, n इज इक्वल टू 3, वो हमारे पास क्या होता है? m शेल, और m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर आता है n इज इक्वल टू 4, दैट इज n शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसमें आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा से एक दफा रिपीट कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना है। अगर पहला शेल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेके आने मैक्सिमम, दूसरा शेल होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने, तीसरा होगा तो 18 आ सकते हैं, चौथा होगा तो 32 आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई एक मिसाल ले लें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट भी तो करने हैं। मैंने ऊपर मिसाल ली थी सोडियम की। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके पास ना 3 शेल होते हैं। जब हम इसका कन्फिगर वो देखते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 शेल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, दैट इज के, एल एंड एम, जिसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। दिस इज शेल नंबर। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एटॉमिक नंबर है 11। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहले शेल में आएंगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8, और तीसरे में होता है सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये इसकी आ गई कन्फिग्रेशन। ये आपने क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ये होता है सोडियम का पहला शेल, फिर आता है सोडियम का दूसरा शेल, और फिर आता है तीसरा शेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। बिकॉज का एटॉमिक नंबर 11 है, हमने पूरे कर दिए। कोई और मिसाल भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो इसमें ना 2 रूल्स आएंगे। नंबर 1 है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और दूसरा है n+l रूल।
सबशेल होते कौन कौन से हैं? सबशेल होते हैं S, P, D एंड F, ठीक है। और इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते थे वो भी आपको लिखवाया था। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। 2, 6, 10 और 14। अच्छा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल्स करनी है तो ये 2 रूल फॉलो करने हैं आपने। नंबर 1 है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल आर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू, ठीक है। मतलब आपने ये देखना है सबशेल्स में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, उस हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते जाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लेस करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू के साथ। मतलब जिसकी एनर्जी कम है पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे और फिर जिसकी ज्यादा है बाद में उसको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से प्लेस करते जाएंगे। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैल्यू ये हमें पता कैसे लगेगा कि किस सब शेल की एनर्जी कम है और किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा है? उसके लिए फिर ये रूल आता है, दूसरा रूल, जिसको हम कहते हैं N+L रूल। स्टूडेंट्स, N+L रूल में ये 2 सिंबल से आप लोग वाकिफ हैं। N हमें क्या शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल। और L हमें क्या शो करता था? एजीम्यूटल क्वांटम नंबर मतलब के सब शेल। आपने N और L की वैल्यूज को प्लस करना है, दिस इज कॉल्ड N+L रूल, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट ये हमारे पास इस बनती है, द सबशेल हैविंग लोअर N+L वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट। मतलब जिस सबशेल की N+L वैल्यू सबसे कम आएगी आपने उसको सबसे पहले फिल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से तो हमें नहीं समझ आएगा, हमें जाहिर बात है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि एनर्जी वैल्यू N+L रूल से कैसे डिटरमाइन की जाती है। अच्छा, अब देखें N की वैल्यू ना अगर 1 होती थी तो हम कहते थे आपने L की एक ही वैल्यू लेनी है, और L की एक वैल्यू का मतलब पहली वैल्यू लेनी है, दैट इज 0, ठीक है। अब कर दें N+L कर दें, मतलब इसमें ना वैल्यू प्लस कर दे, दैट इज 1+0। 1+0 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास शेल का नंबर, हेडिंग लिख दें। ये हो गया हमारे पास सब शेल का नंबर, ये हेडिंग आ गई। और ये मेरे पास हो गया, इधर मैं कर रहा हूं इन दोनों को प्लस, N+L, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं, मेरा आ जाएगा सब शेल, ओके। अब ये मेरा सब शेल कौन सा है? 1, और 0 वैल्यू किस सब शेल के लिए होती है? S के लिए, तो ये हो जाएगा 1S। मतलब 1S की N+L वैल्यू क्या है? 1 है, ओके। अच्छा चले आगे चलते हैं। N=2 के लिए L की 2 वैल्यूज लेते होते थे, L=0 और L=1। ये क्वांटम नंबर से हमने पढ़ा था। तो देखें अब N+L वैल्यू करें, N+L करें, 2+0 और 2+1 आएगा। मतलब N वैल्यू तो 2 ही है ना, और L की वैल्यूज 2 है, 0 और 1। तो एक दफा लिखें 2+0 इस वाले सब शेल के लिए, और एक दफा लिखें 2+1 इस वाले सब शेल के लिए। दोनों का आंसर लिखें, 2+0 2, 2+1 3, ओके। अच्छा, अब यहां पर सब शेल का भी नंबर लिखना है। शेल 2 है, 0 वैल्यू किसके लिए होती है? S के लिए, तो ये आ जाएगा 2S। शेल 2 है, 1 वैल्यू किसके लिए होती है? P के लिए, तो ये आ जाएगा 2P। अभी सिर्फ आप ये टेबल बनाते जाएं, एंड पे आपको ये समझाता हूं कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में। N=3 का मतलब होता है L=0 होगा, और L=1 भी होगा, और L=2 भी होगा, ठीक है। अब यहां पर आपने इन वैल्यूज को सम करना है। चलिए जी सम करते हैं। 3+0, 3+1, 3+2, 3+0 3, 3+1 4, 3+2
5। ओके हो गया जी, ओके हो गया। सेल का नंबर, सब सेल का नंबर भी लिख दें, 3s 3p और ये आ जाएगा 3d। चलें, इतना टेबल बहुत है, अब यहां से आपको समझाया जा सकता है। अब चलते हैं, हमने देखना है किसकी वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू ज्यादा है। स्टूडेंट्स, जिसकी n+l वैल्यू कम आई है, सबसे कम आई है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जरा आप देखें, n+l वैल्यूज है 1 2 3 3 4 5, सबसे कम वैल्यू 1 आई है ना, वो किसके लिए आई है? वो आई है 1s के लिए। मतलब आप सबसे पहले तो लिख दोगे 1s, ये सबसे पहले फिल होगा। ओके, उसके बाद देखें 2 वैल्यू, उसके बाद जो कम तरीन वैल्यू है 2 है, तो 2 वैल्यू किसकी है? 2s की। इसके बाद इसका मतलब फिल होगा 2s। उसके बाद देखें 3 वैल्यू, 3 वैल्यू इन दो की है। अब आया n+l रूल का कंसेप्ट। जहां कहीं देखें ना दो सब सेल्स की वैल्यू सेम आ गई हैं, उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने ये देखना है किसको पहले रखना है। तो उस केस में देखें किसकी n की वैल्यू लोअर है, मतलब ये सब सेल और ये वाला सब सेल, इन दोनों का आंसर आता है 3 प्लस करके n+1। अब पहले किसको रखना है? आपने देखना है जिसकी n की वैल्यू कम है। इसकी n की वैल्यू 2 है, सेल नंबर 2, और इसकी n की वैल्यू 3 है। ये देखें, इसकी n की वैल्यू 2 थी और इसकी n की वैल्यू 3 है। जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी उसको पहले प्लेस करना है। किस केस में? जहां पर आंसर क्या आ जाए? सेम आ जाए, वहां पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले आएगा 2p और उसके बाद आएगा 3s। डन हो गया, डन हो गया जी। उसके बाद देखें, फिर आती है 4 वैल्यू, 4 वैल्यू, इसके बाद ये आएगा 3p, 3p की है। फिर देखें, अच्छा यहां पर ना एक और मैं आपको लिख के दे दूं, आगे मैंने n = 4 नहीं किया। अगर मैं n = 4 करता हूं तो l की मुझे 4 वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, 0 1 2 एंड 3। 4 + 0 करूंगा, सबसे पहले 4 + 0 करूंगा तो आंसर आएगा 4, ठीक है। और वो सबसेल कौन सा होगा? 4s। अब यहां पर देखें, ये 4 और ये 4 वैल्यू सेम है, इसका मतलब पहले किसको प्लेस करेंगे? 3p को प्लेस करेंगे या 4s को करेंगे? मसला बन गया? मसला नहीं बना, अभी पीछे आपको बताया था। आपने क्या करना है, आपने दोनों सबसेल्स की n की वैल्यू देख लेनी है। इसकी n की वैल्यू 3 है और इसकी n की वैल्यू 4 है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको पहले प्लेस करना है, और जिसकी n की वैल्यू बाद में आती होगी उसको आपने बाद में प्लेस कर देना। ये हो गया 4s आ जाएगा 3p के बाद, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स उसके बाद 5 वैल्यू किसकी है? n+l वैल्यू में 5 है 3d की, उसके बाद आ जाएगा 3d। देखिए, पहले लग रहा था कि 3d पहले आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने n = 4 लिखा तो पता लगा इसका नंबर कम आता है, इसका n+l सम आंसर कम आता है, तो इसको पहले लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आप सारे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आपको ये अरेंजमेंट का पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, परेशान नहीं होना कि ये सारा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें ये याद करने के लिए, नहीं। मैं आगे आपको एक और ट्रिक बताता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि किसकी वैल्यू कम होती है और सब सेल्स की अरेंजमेंट को आपने याद कैसे करना है। तो चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जो एनर्जी वाइज अरेंजमेंट, जो पीछे अगर पूरा टेबल ड्रॉ करें, एनर्जी वाइज जो अरेंजमेंट आती है ना, वो हमारे पास ये आती है, ये मैंने लिख दी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d एंड सो ऑन, यहां तक मैंने लिख दी है। अब ये रट्टा नहीं लगाया जा सकता, रट्टा लगाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए आपको एक बड़ी ही इजी ट्रिक बताता हूँ। ये एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल है, मतलब किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा, ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखा हुआ है। इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसके लिए स्टूडेंट्स इजी ट्रिक है, ये आपने याद भी जरूर रखना है क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। मैंने एक इजी ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है, वो ये है, ये आपने कुछ लफ्ज याद रखने हैं जो कि बहुत इजी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ मैंने स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल का वर्ड 2 दफा लिख दिया, स्कूल स्कूल। उसके बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, हर चीज को 2 दफा रिपीट करना है। स्कूल को 2 दफा रिपीट किया, पब्लिक स्कूल को भी 2 दफा रिपीट किया। उसके बाद
डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर से रिपीट करें, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डन। लास्ट में फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इसको भी रिपीट करें, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ओके ओके। अच्छा जी, अब ना मैंने अंडरलाइन किए हुए इनके वर्ड्स पहले पहले, ये पहले पहले जो इनके वर्ड्स है ना, स्कूल, स्कूल में एस आता है, फिर पी एस, पहले पहले वर्ड सबके ना अंडरलाइन कर लेने आपने। अंडरलाइन करने के बाद आपने इनको लिखना है। अब जरा लिखिए। सबसे पहले है एस और एस, लिख दें, एस है, फिर से एस है, फिर है पी और एस, पी और है एस, फिर है पी एस, फिर से पी एस, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डी और पी और एस, डी पी एस, डी पी एस, फिर दोबारा से है डी पी एस, डी पी एस, फिर है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, और फिर दोबारा से है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ले जी, ये लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया जी। अब इनमें नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग इसमें कैसे डालनी है अब वो जरा देख लें। एस की गिनती आप लोगों ने स्टार्ट करनी है 1 से। एस की गिनती स्टार्ट, ये पहले एस का नंबर आएगा 1, दूसरे एस को आपने लिख देना है 2, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 5s, फिर आएगा 6, नेक्स्ट वाले को 7, और फिर 8। डन हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने नंबरिंग करनी है पी को। पी की नंबरिंग याद रखना है 2 से स्टार्ट करनी है, बस इतना सा याद रखना है। पहला 2p, फिर उसके बाद गिनती चलाते जाने, 3p, अगला 4p, फिर 5p, फिर आ गया 6p, और फिर आ गया 7p। डन हो गया, डन हो गया। इसके बाद अगला नंबर है हमारे पास डी का। डी की गिनती स्टार्ट करनी है 3 से, जो पहला डी है ना उसको आपने नंबर देना है 3, फिर गिनती कंटिन्यूस कर देनी है। 3 के बाद आता है 4, अगले डी का नाम 4, फिर आएगा 5d, और फिर आएगा 6d। इसके बाद बारी आती है एफ की। एफ को आपने स्टार्ट करना है 4 से, पहला एफ होगा 4, उसके बाद होगा 5, और कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें जरा, जो ये मैंने अरेंजमेंट लिखी है वो सारी यही है। ठीक है, ये सारी यही अरेंजमेंट ही लिखी गई है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम ही होगी। तो इस तरीके से आपको ये रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी आसान तरीका आपको बता दूं, अगर आपको ये लफ्ज मुश्किल रख रहे हैं तो सिंपली क्या करें, सब शेल्स को रिपीट करते जाएं। मतलब एस एस 2 दफा, फिर पी एस 2 दफा आ गया, फिर डी पी एस 2 दफा, फिर एफ डी पी एस, ऐसे सबको लिख देना पहले, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। ओके, फिर मैंने आपको बता दिया गिनती कर लेनी है। ये हो जाएगा आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। इसी से हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ले जी, आपको ये ट्रिक भी याद होगी इंशाल्लाह। अब हमारा आखिरी मरहला रह गया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर, इन ऑर्बिटल्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले इसकी कोई मिसाल तो लिख लें। ये जो हमारे पास सब शेल की इतनी बड़ी अरेंजमेंट की, इसकी मिसाल तो लिख लें। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब स्टूडेंट्स, आपको पीछे बताया था एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। इस हिसाब से आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने। मैग्नीशियम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले आएगा 1s2, 2s के अंदर 2 आते हैं, फिर आएगा 2s2, पी के अंदर 6 आते हैं, फिर आता है 2p6, फिर 3s है, एस के अंदर फिर से 2 आ गए, दैट इज 3s2। ये देखें, 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एंड हो जाएगी।
आपकी बुक में और भी बहुत सारी लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, दो आपको एक्सेप्शनल केस नजर आएंगे क्रोमियम के लिए 24 और कॉपर के लिए 29। इनके स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल केस होते हैं, मतलब मैं आपको चले लिख के दिखा देता हूँ। दैट इज क्रोमियम की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसकी होती है 4s1 3d5। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने 4s2 क्यों नहीं लिखा। 4s2 इस वजह से नहीं लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रोमियम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अगर हम इधर लिखते हैं ना 4s2, मिसाल के तौर पर दे रहा हूं 4s2 हो तो फिर 3d होता 4। तो इसने क्या किया, क्रोमियम ने स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए s में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दिया। इससे क्या हुआ, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ गई। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, एक पड़ा हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते थे, अब कितने पड़े हैं 5, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। इस वाले केस में ना डी के अंदर 4 पड़े हुए हैं, तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे 2 तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए क्रोमियम ये काम करता है। सेम काम कॉपर का है, कॉपर भी यही काम करता है। वो अपनी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रद्दोबदल कर देता है। तो इन दोनों की ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने जरूर याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा पूछी जाती है। अब चलते हैं हम अपनी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स में भी 2-3 रूल लगते हैं, 2 रूल लगते हैं। नंबर 1 है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पॉलीज का प्रिंसिपल क्या होता है। हाँ, इससे पहले एक बात यह है कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं ना, तो हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हमने एरो हेड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। एक का डायरेक्शन ऊपर बनाते हैं और एक की डायरेक्शन नीचे बनाते हैं। ये हम पिछले क्वांटम नंबर में पढ़ के आ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं डिफरेंट स्पिन के साथ। पहला रूल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन। ये जो अभी बात की थी, आपने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो डब्बा बनाना है, और उस डब्बे के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखने हैं कि उन दोनों के स्पिन आपस में क्या हो, मुख्तलिफ हो। अगर एक का एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में इतनी रिपल्सन करेंगे कि इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। इस केस में रिपल्सन नहीं कर सकते बिकॉज ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी। दूसरी है 2 electrons in an atom cannot have same values for all 4 quantum numbers। हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल, एजीम्यूटल और मैग्नेटिक और स्पिन। वो कहता है अगर एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं होंगी। ओके, नहीं होगी। मिसाल दें, मिसाल के तौर पर हमारे पास है हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। तो लीजिए स्टूडेंट, इसके ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ना क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखते हैं। आइए, तो क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे n की वैल्यू, फिर आप लिख लेना l की वैल्यू, फिर आप m की लिख लेना, और फिर s की। अब सबसे पहले मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं, तो शेल नंबर 1 ही है, तो ये आ जाएगा 1। s सब शेल है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। l की वैल्यू जब 0 हो तो m की भी एक ही वैल्यू आती है, दैट वाज 0। अच्छा, स्पिन, एक का स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं कर लेता हूं +1/2। दूसरा इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर जो मौजूद था, इसको कह दें, ये मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की लिखी है, नीचे मैं लिख देता हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी शेल नंबर सेम है, दैट इज 1। सब शेल भी सेम है, दैट इज 0। और m की वैल्यू भी सेम आएगी बिकॉज l की वैल्यू 0 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट होगी, दैट इज -1/2। एक की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है
तो दूसरे की क्लॉकवाइज होगी। अब देखें, ये वैल्यू सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। चौथी वाली क्या हो गई? डिफरेंट। एक में +1/2 है, दूसरे में -1/2 है, मुख्तलिफ वैल्यू। तो ये बात साबित कर गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता था भाई 4 वैल्यूज क्वांटम नंबर की 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी सेम नहीं होगी। 3 तो हो सकती हैं, चौथी हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चौथी हमने डिफरेंट कर ली। कोई और भी मिसाल ले सकते हैं, आपने इसमें डेफिनेशन के साथ मिसाल लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि हमारे पास है हुंड्स रूल। अच्छा, हुंड्स रूल याद रखना है, ये किसके लिए है? ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। याद है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते थे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते थे जिनकी एनर्जी सेम होती थी। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उसको हम कहते थे डीजेनरेट। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और आपने उनमें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले, चले मिसाल बाद में दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? देन दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। तब आपने उन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में प्लेस करना है विद सेम स्पिन, एक जैसी स्पिन के साथ। आगे दोबारा कहता है रादर देन इन सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। अच्छा, ये बात लंबी हो गई है, जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आएगी। तो थ्योरेटिकली उसने हमें ये कहा है कि जब आपने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में प्लेस करने हैं, ना कि सेम ऑर्बिटल में प्लेस करने हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ में प्लेस कीजिएगा। चलिए अब इसकी लेते हैं एक अदद मिसाल। मैं ले रहा हूं पी सबशेल। उम्मीद है आपको याद होगा पी सबशेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, px, py और pz। डन हो गया। आपने इनके अंदर प्लेस करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? लेट्स सपोज हमने इसके अंदर प्लेस करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। पी सबशेल में हमें अवेलेबल हैं 3 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है। तो हमारा हुंड्स रूल कहता था भाई आपने सेपरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस करने हैं इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ। सेपरेट ऑर्बिटल, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये 3 प्लेस कर दिए मैंने। सबका स्पिन क्या है? सेम, और ऑर्बिटल तीनों क्या है? सेपरेट है। ऐसे करना है। जो काम नहीं करना वो भी उसने लिख के दिया है। उसने कहा रादर, जो काम आप लोगों ने नहीं करना वो ये है कि आपने एक ही ऑर्बिटल में नहीं प्लेस करने ऑपोजिट स्पिन के साथ। मतलब आप यूं समझे जी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और एक आ गया इधर। लो जी, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ये है क्रॉस और ये है टिक। ये काम नहीं करना। ठीक है, तो वैसे देखने में तो हमें यही लगता था, हमारी अकल यही कहती थी हमें कि भाई ऐसे करो, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 इधर प्लेस कर दो, 2 इधर कर दो, 2 इधर। चलो जी ना, हुंड्स रूल ने कहा भाई ऐसे नहीं करना। आने सबके अंदर 2-2 ही हैं, लेकिन उसने कहा तरतीब कुछ ऐसी रखो। कैसी? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लेस करो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लेस करो, फिर एक इधर करो। उसके बाद जगह बचती है ना, फिर दोबारा से इधर गिनती स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, लेट्स सपोज मुझे फिल करने थे 5 इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर। 5 करने थे ना, एक आया इधर, एक आया इधर, एक आया इधर, 3 हो गए, बिल्कुल हो गए। अब चौथे वाला दोबारा इधर से शुरू करें। ये आ गया चौथा, फिर 5वां अगले में, ये आ गया 5वां। इस तरीके से आपने प्लेस करने हैं। इकट्ठे 2 नहीं प्लेस करने, बारी बारी एक एक करके प्लेस करना है। इसको कहते हैं हुंड्स रूल। और ये सिर्फ किसके लिए था? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए ये होता है। ओके, अच्छा, ये जबानी कलामी बात हो गई, इसमें भी कोई मिसाल ले लेते हैं जी। मिसाल है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, और इसका जो 2p होता है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना जरा डिवाइड करते लिखता हूं। 2p को हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस में?
2px, 2py एंड 2pz। p सबशेल है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, और ऑर्बिटल कितने हैं टोटल? 3 हैं। इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, तो सेपरेट सेपरेट करके प्लेस करने हैं। एक इधर आएगा और एक आएगा इधर, एक 2px में और एक 2py में, और इसमें 0 रहेंगे। फिनिश। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कार्बन की सेट करके लिखें ना तो ये बनेगी 1s2, 2s2, 2px 1, 2py 1 एंड 2pz इज 0। तो इसके अंदर शेल्स की भी बात हो गई, सबसेल्स की भी होगी और ऑर्बिटल्स की भी होगी। ये हो गए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स। जहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।